नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जो भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक गहरे जख्म की तरह दर्ज है। यह कहानी धनंजय चटर्जी की है। धनंजय पश्चिम बंगाल के कुलुड़ीही गांव का एक साधारण नौजवान था जो बेहतर भविष्य की तलाश में कोलकाता आया था। 1990 के दशक की शुरुआत में वह कोलकाता के भवानीपुर इलाके की एक पॉश आनंद अपार्टमेंट बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। उसका काम बिल्डिंग की सुरक्षा करना, लोगों पर नजर रखना और कभी कभी छोटे मोटे काम करना था। इसी बिल्डिंग में पारिक परिवार रहता था जिनकी 14 साल की बेटी थी हेतल पारिक। हेतल स्कूल से लौटती तो अक्सर घर की चाबियां धनंजय से ही लेती थी। यह एक सामान्य दिनचर्या थी जो जल्द ही एक भयानक त्रासदी में बदलने वाली थी। 5 मार्च 1990 का दिन था। उस दिन हेतल पारिक अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और आरोप था कि हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार भी हुआ था। इस घटना ने पूरे कोलकाता शहर को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और शक की सुई सीधे उस बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड धनंजय चटर्जी पर आकर टिक गई। पुलिस का तर्क था कि धनंजय ने ही हेतल को अकेला पाकर उसका पीछा किया, उसके साथ जबरदस्ती की और फिर पहचान छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। ये आरोप बेहद संगीन थे और मीडिया में इस खबर के फैलते ही समाज में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। धनंजय, जो कल तक एक गुमनाम सुरक्षा गार्ड था, रातों रात एक वहशी दरिंदे के रूप में पेश किया जाने लगा। धनंजय को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर बलात्कार और हत्या का मुकदमा चलाया गया। यहीं से एक ऐसी कानूनी लड़ाई शुरू हुई जो करीब 14 साल तक चली। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह धनंजय को दोषी ठहराया गया। उस पर लगे आरोपों की गंभीरता और समाज के दबाव में मामले को एक तरफा बना दिया था। धनंजय चटर्जी का नाम उस अपराध का पर्याय बन गया जिसके लिए उसे आरोपी बनाया गया था। लेकिन इस पूरी कहानी में आरोपों के शोर के पीछे कुछ ऐसे सवाल दबे रह गए जो आज भी जवाब मांगते हैं। क्या धनंजय चटर्जी वाकई में दोषी था या वह सिर्फ एक आसान शिकार था जिसे एक अधूरे और पक्षपाती सिस्टम में बने का बकरा बना गया? यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी न्याय प्रणाली, मीडिया की भूमिका और समाज के सामूहिक विवेक पर भी उत्पन्न है। धनंजय चटर्जी की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी पर संगीन आरोप लगते हैं तो क्या हम सबूतों का इंतजार करते हैं या अपना फैसला पहले ही सुना देते हैं। धनंजय अपनी गिरफ्तारी से लेकर फांसी के दिन तक लगातार खुद को बेगुनाह बताता रहा। उसकी आवाज उस शोर में दब गई जो उसे दोषी मान चुका था। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि न्याय की तराजू को भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस सबूतों से तौला जाना चाहिए, वरना एक गलती किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है। जब हम धनंजय चटर्जी के मामले की गहराई में उतरते हैं तो जांच और कानूनी प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह थी कि धनंजय की सजा पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित थी। इसका मतलब है कि पुलिस के पास कोई ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं था जिसने धनंजय को अपराध करते हुए देखा हो। पूरा केस कुछ कड़ियों को जोड़कर बनाया गया था, लेकिन उन कड़ियों के बीच बहुत बड़े फासले थे। उदाहरण के लिए हेतल के शरीर पर चाकू के 21 घाव मिले थे, लेकिन पुलिस कभी भी वह हथियार बरामद नहीं कर पाई जिससे हत्या की गई थी। यह एक बहुत बड़ी कमी थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। जांच की एक और बड़ी कमजोरी फॉरेंसिक सबूतों का अभाव था। आज के जमाने में डीएनए टेस्ट किसी भी अपराध की जांच का एक अहम हिस्सा है, लेकिन 1990 में यह तकनीक भारत में उपलब्ध नहीं थी। बाद के सालों में जब धनंजय के वकीलों ने डीएनए टेस्ट की मांग की तो अदालत ने उसे खारिज कर दिया। घटनास्थल से वीर्य के निशान मिले थे, लेकिन बिना डीएनए टेस्ट के यह साबित करना नामुमकिन था कि वे धनंजय के थे या किसी और के। इसके अलावा हेतल का शरीर खून से लथपथ था, लेकिन धनंजय के कपड़ों पर खून का एक भी धब्बा नहीं मिला। यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई इतनी बेरहमी से हत्या करे और उसके कपड़ों पर एक छींटा तक न आए? ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब जांच एजेंसियां कभी नहीं दे पाई। मामले की सुनवाई के दौरान धनंजय को उचित कानूनी सहायता भी नहीं मिल सकी। वह एक गरीब परिवार से था और एक बड़े अनुभवी वकील का खर्च नहीं उठा सकता था। कहा जाता है कि उसकी एक अपील तो जेल में बंद एक दूसरे कैदी ने लिख कर दी थी। एक ऐसे मामले में जहां किसी की जिंदगी दांव पर लगी हो, वहां कमजोर कानूनी प्रतिनिधित्व न्याय की हत्या के समान है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है
कि ट्रायल जज ने मामले की सुनवाई के दौरान पूर्वाग्रह दिखाया। जब न्याय देने वाली कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ही पहले से मन बना ले, तो फिर निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यह पूरा मुकदमा एक ऐसी पहेली की तरह था जिसके टुकड़े गायब थे, लेकिन फिर भी तस्वीर पूरी होने का दावा किया जा रहा था। इन सभी कमजोरियों के बावजूद निचली अदालत ने 1991 में धनंजय को फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले को बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। ऐसा लगता था मानो न्यायपालिका पर समाज के गुस्से और मीडिया के दबाव का गहरा असर था। सिस्टम ने यह मान लिया था कि धनंजय ही दोषी है और अब उसे सजा देना एक औपचारिकता मात्र है। जांच में मौजूद खामियों, सबूतों की कमी और कानूनी प्रक्रिया की कमजोरियों को दरकिनार कर दिया गया। यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें धनंजय फंस चुका था और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। धनंजय चटर्जी के मामले ने सिर्फ अदालत के गलियारों में ही हलचल नहीं मचाई, बल्कि पूरे समाज को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ लोगों का एक बड़ा समूह था, जिसमें आम नागरिक, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और कई राजनेता भी शामिल थे, जो धनंजय को फांसी पर लटकाने की जोरदार मांग कर रहे थे। उनके लिए धनंजय एक शैतान का प्रतीक बन चुका था और उसे सजा देना समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी था। तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की पत्नी मीरा भट्टाचार्य ने भी सार्वजनिक रूप से फांसी का समर्थन किया था। इस माहौल में धनंजय के खिलाफ एक तरह की जन अदालत लग चुकी थी, जिसने अपना फैसला बहुत पहले ही सुना दिया था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। कोलकाता में और देश के दूसरे हिस्सों में बहुत से मानवाधिकार कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और आम लोग थे, जिन्हें लगता था कि धनंजय को फंसाया जा रहा है। उनका मानना था कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि न्याय के सिद्धांतों का है। उन्होंने जांच में मौजूद खामियों को उठाया और तर्क दिया कि बिना ठोस सबूत के किसी को मौत की सजा देना अन्याय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और एशिया ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस फांसी का विरोध किया। इस तरह कोलकाता की सड़कें नारों से गूंज रही थीं, कुछ धनंजय की फांसी के लिए तो कुछ उसकी जिंदगी बचाने के लिए। यह समाज के भीतर न्याय की दो अलग अलग परिभाषाओं की लड़ाई बन गई थी। इस पूरे हंगामे के बीच एक परिवार चुपचाप अपना दर्द झेल रहा था, धनंजय का परिवार। कुलूड़ी ही गांव में रहने वाले उसके बूढ़े माता पिता और पत्नी के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वे अंत तक अपने बेटे को बेगुनाह मानते रहे। जब धनंजय की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी, तो पुलिस उस आदेश की कॉपी लेकर उनके घर पहुंची। परिवार ने उसे लेने से इनकार कर दिया और पुलिस को वह नोटिस उनके घर के दीवार पर चिपकाना पड़ा। यह उनकी बेबसी और सिस्टम के प्रति उनके अविश्वास को दिखाता था। वे कहते थे कि उन्हें सिर्फ अपना बेटा जिंदा वापस चाहिए, कागज का कोई टुकड़ा नहीं। यह एक परिवार की वह पीड़ा थी जो मीडिया की सुर्खियों और अदालती बहसों के शोर में कहीं खो गई थी। फांसी के लिए 14 अगस्त 2004 को परिवार ने जेल जाने या धनंजय का शव लेने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जिस बेटे को उन्होंने जिंदा भेजा था, वो उसे मिलकर वापस नहीं ला सकता। यह उनका बड़ा तरीका था, एक खामोश जिद थी जो सिस्टम के खिलाफ थी, जिसने उनके बेटे को उनसे छीन लिया था। समाज का एक हिस्सा जब इस फांसी के नाम को छुपाने पर जश्न मना रहा था, वहीं गांव के एक छोटे से घर में मातम पसरा हुआ था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय के नाम पर लिए गए हर फैसले का एक मानवीय पहलू भी होता है, जो अक्सर आंकड़ों और कानूनों के बोझ तले दब जाता है। लगभग 14 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद धनंजय चटर्जी की जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा था। उसकी दया याचिकाओं को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और 2 राष्ट्रपतियों ने खारिज कर दिया था। अंत में 4 अगस्त 2004 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने अंतिम दया याचिका को भी नामंजूर कर दिया और फांसी का रास्ता साफ हो गया। 14 अगस्त 2004 की सुबह, जो कि धनंजय का जन्मदिन भी था, उसे अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। यह 1995 के बाद भारत में दी गई पहली फांसी थी और इसने देश में मृत्युदंड की बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। फांसी के बाद न्याय के समर्थकों ने इसे एक मिसाल बताया, जबकि विरोधियों ने इसे न्यायिक हत्या करार दिया। धनंजय की फांसी के कई साल बाद
इस मामले पर नए सिरे से शोध और विश्लेषण हुए। 2015 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के कुछ विद्वानों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसने इस केस पर गंभीर सवाल उठाए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि धनंजय के खिलाफ की गई जांच बेहद घटिया और पक्षपातपूर्ण थी। शोधकर्ताओं ने उन सभी सबूतों और गवाहियों का दोबारा विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस बात की प्रबल संभावना है कि धनंजय चटर्जी को गलत तरीके से दोषी ठहराकर फांसी दी गई थी। इस मामले पर धनंजय नाम से एक बंगाली फिल्म भी बनी जिसने कहानी को एक अलग नजरिए से पेश करने की कोशिश की और उन सवालों को उठाया जिन्हें मुख्यधारा की बहस में जगह नहीं मिली थी। इस केस का भारतीय न्याय प्रणाली और मृत्यु दंड पर गहरा असर पड़ा। इसने यह बहस छेड़ दी कि क्या हमारा सिस्टम इतना अचूक है कि वह किसी को मौत की सजा दे सके। इसने गरीबों और हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए न्याय तक पहुंच की समस्या को भी उजागर किया। धनंजय का मामला एक उदाहरण बन गया कि कैसे एक व्यक्ति जिसके पास संसाधन और शक्तिशाली लोगों का समर्थन नहीं होता, वह सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी जान गंवा सकता है। इस फांसी के बाद भारत में मृत्यु दंड पर एक लंबा अघोषित विराम लग गया जो कई सालों तक जारी रहा। यह मामला आज भी कानून के छात्रों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और न्यायविदों के लिए एक केस स्टडी बना हुआ है। तो अंत में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या धनंजय चटर्जी के मामले में न्याय हुआ? क्या एक ऐसी जांच जिसमें हत्या का हथियार न मिला हो, जिसमें कोई चश्मदीद न हो, जिसमें डीएनए जैसे वैज्ञानिक सबूतों को नजरअंदाज किया गया हो और जिसमें अभियुक्त को ढंग का वकील तक न मिला हो, उसके आधार पर दी गई फांसी को हम न्याय कह सकते हैं? या यह समाज के गुस्से को शांत करने के लिए दी गई एक बलि थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। धनंजय की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन वह अपने पीछे जो सवाल छोड़ गई है वे हमारी न्याय व्यवस्था की अंतरात्मा को हमेशा कचोटते रहेंगे। क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस दिन आनंद अपार्टमेंट के उस फ्लैट में सच में क्या हुआ था? और क्या असली गुनहगार कभी पकड़ा गया या वह आज भी आजाद घूम रहा है? सोचिएगा जरूर।